नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार चैनल टाइम्स नाउ नव भारत को साक्षात्कार देते हुए कई अहम मुद्दों पर बात की। पीएम ने संविधान पर बात करते हुए कहा कि मैंने बहुत शान से संविधान दिवस मनाया, जबकि कांग्रेस ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के लिए श्रद्धा का भाव पैदा करना चाहिए। पीएम ने कहा कि मैं संविधान के शब्दों की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने आरक्षण पर बात करते हुए कहा कि हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण के लिए धर्म को आधार मानने का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर 370 यूसीसी पहले से हमारे मैनिफेस्टो में रहे। पीएम ने कहा कि 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। पीएम ने सवाल किया कि जनता को कांग्रेस काल में सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ क्यों नहीं मिला। पीएम फर्जी वीडियो वायरल करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बोल रहे थे कि अब वो पूरी तरह फर्जी बातों और नारों पर ही निर्भर हैं। पीएम ने कहा, फर्जी वीडियो से इस देश में चुनाव नहीं जीता जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी रगों में लोकतंत्र है। पीएम ने बताया कि मां ने कहा था गरीब की चिंता करना। उन्होंने कहा कि गरीब की, दुखियारों की बात आने पर भावुक हो जाता हूं। पीएम ने कहा कि दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए तरीके से देखेगी। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद है कि पूरी दुनिया भारत का गौरवगान करे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। पोलिंग के दौरान निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही सुचारू मतदान के लिए जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित किया। अपनी सभाओं में पीएम मोदी ने राज्य के सत्तारूढ़ दलों को निशाने पर रखा। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अनाकपेल्ली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस को एक जैसी पार्टी बताते हुए माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पीएम ने बताया कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में 24 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस गरीबों के लिए इसके आधे घर भी नहीं बना पाई है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार पर गन्ना किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया और जनता को ये भरोसा दिलाया कि राज्य में एनडीए की सरकार आने पर उनकी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने राज्य की वाईएसआर कांग्रेस की सरकार पर शराब का सिंडिकेट चलाने और भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार फुल स्पीड में है, लेकिन विकास पर ब्रेक लगा हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भगवान राम का विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के नेता जब भी राम मंदिर का समर्थन करते हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के गंजम जिले के बेहरामपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। यहां सरकार बनने के बाद बीजेपी पूरी शक्ति से सभी घोषणाओं पर अमल करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन ने तबाह कर दिया, वहां के लोगों ने भाजपा को जिताया और 5 साल में लोगों ने काफी काम किया और अब त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए बदनाम हो चुका था। हमें मौका दिया, योगी जी बैठे और आज उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है।
पीएम ने यह भी कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। पीएम ने कहा कि 6 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री पद का शपथ समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बहरामपुर की सभा में पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत तो किया ही गया, साथ ही इस दौरान बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद रहे जिन्होंने पंडाल के बाहर रहकर अपने प्रिय नेता को सुना और देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के नवरंगपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ बीजेडी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोगों में दम भी है और जज्बा भी है, लेकिन उन्हें ये देखकर दुख होता है कि बीजेडी सरकार ने लोगों को सही अवसर नहीं दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जो योजनाएं बनाते हैं उनको बीजेडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया और जो लागू हुई उनमें उन्होंने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा दिया। पीएम ने अपने संबोधन में झारखंड में मिले नोटों के ढेर का भी जिक्र किया और कहा कि वो जब कार्रवाई करते हैं तो लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेडी 25 साल में लोगों की मुश्किलें कम नहीं कर पाई है। उन्होंने जनता से एक बार भाजपा को मौका देने को कहा और वायदा किया कि सत्ता में आने के बाद 5 साल में ओडिशा को नंबर 1 बना दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कृष्णानगर में एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान जनसैलाब देखने को मिला। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सरहदी राज्य में घुसपैठ को बढ़ावा देने और घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना में पार्टी के प्रचार अभियान को धार दी। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो अपने हित के लिए एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में छेड़छाड़ करना चाहती है। नॉर्थ मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने रोड शो किया। पीयूष गोयल ने इस दौरान जोर देते हुए कहा कि देश के लोगों में आज पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास साफ झलकता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ सिर्फ इसलिए कार्रवाई की क्योंकि वो रामलला के दर्शन के लिए गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये यूसीसी की गंगा जो उत्तराखंड से निकली है वो पूरे देश में बहेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा सीट से नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले उन्होंने एक रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने गौरीगंज में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने उन्हें 2019 में धोखा दिया वो इस बार अमेठी में अपना जलवा दिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस चुनाव हारेगी। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, मैंने कांग्रेस में 32 साल से अधिक समय बिताया है और जब राम मंदिर का फैसला आया तो राहुल गांधी ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ बैठक में कहा था कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो एक आयोग बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि एनडीए को 400 सीट छोड़िए 150 भी नहीं मिलने वाली हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में कन्नौज की जनता विकास को, तरक्की को, खुशहाली को वोट देने जा रही है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा बिहार से समाप्त हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि जनता परेशान है और इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलने से दोनों दलों को फायदा होगा। रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रायबरेली और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी की जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान से पहले समाजवादी पार्टी ने श्यामलाल पाल को पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के खिलाफ बदायूं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बदायूं बसपा जिलाध्यक्ष आरपी त्यागी की ओर से दिए गए शिकायत पत्र के आधार पर पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार बदलते हुए बस्ती लोकसभा सीट पर लवकुश पटेल और जौनपुर से श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दुद्धी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए रवि सिंह खरवार को प्रत्याशी बनाया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि बातचीत के जरिए मसले हल होंगे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कथित तौर पर राजनीतिक फंडिंग प्राप्त करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की। दिल्ली के एलजी सक्सेना को शिकायत मिली थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी धनराशि प्राप्त हुई थी। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच का स्वागत किया है। आईएमएफ के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में औसत आधार पर रिकॉर्ड संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है। सुरजीत भल्ला ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में दावा किया कि पिछले 7-8 वर्षों में यह आंकड़ा करीब 1 करोड़ तक पहुंच गया है।
सुरजीत भल्ला ने जोर देते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी के कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक नौकरियां पैदा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा को शपथ दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक मॉफ्ड वीडियो मामले में आरोपी अरुण रेड्डी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपति और अकादमिक प्रमुख राहुल गांधी के विरोध में आ गए हैं। इन सभी ने एक पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। दिल्ली में बीते दिनों कई स्कूलों में बम की धमकी को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आबकारी मामले में बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनजीटी के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें असम के सिलचर में डूलो टी स्टेट में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए भूमि को मंजूरी देने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार को संपन्न हुई नीट परीक्षा में पेपर लीक से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने साइबर फ्रॉड के आरोपी पुनीत कुमार की मां के लॉकर से 14 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया है। भारतीय तटरक्षकों ने केरल में बेपोर के निकट समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली ईरान की एक नौका जब्त कर उस पर सवार भारतीय चालक दल के 6 सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से ओम नमः शिवाय के उद्घोष के साथ पूजा अर्चना के बाद 11वें ज्योतिर्लिंगम श्री केदारनाथ की पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए रवाना हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि केरल में ऑरेंज अलर्ट से तटीय इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कर्नाटक के बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आईटी प्रमुख विप्रो ने घोषणा की कि उसने जेनेरिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वित्तीय सेवाओं के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम किया है। बीएसएनएल पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए अगस्त से देश भर में 4G सेवाएं शुरू कर देगी। वोडाफोन आइडिया अपने 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी ने नोकिया और एरिक्सन के साथ बातचीत तेज कर दी है। आईसीआईसीआई बैंक के एनआरआई ग्राहक अब भारत में तुरंत यूपीआई भुगतान करने के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 17.39 अंक की उछाल दर्ज करते हुए सेंसेक्स 73,895 पर बंद हुआ। वहीं 33 अंक की गिरावट के साथ 22,442 के स्तर पर निफ्टी बंद हुआ। सप्ताह के पहले दिन सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई। सोमवार को चांदी का भाव 82,900 प्रति किलोग्राम रहा है। बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय परिसर में फलस्तीन समर्थक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। गाजा के राफा शहर पर इजरायली हमले जारी हैं। अमेरिकी देश पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार जोस राउल मुलिनो ने शानदार जीत हासिल की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 साल बाद यूरोप के दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चीन स्थित भारतीय दूतावास में इसी सिलसिले में एक योग शिविर का आयोजन हुआ। ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन क्वांटास को 120 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब 660 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भरना होगा। दक्षिण अफ्रीका के तटीय शहर डरबन में भारी जल संकट गहरा गया है।
अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में तख्तापलट के बाद पहला राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में लोगों को काम पर ले जा रही 2 बसों पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने शहरी क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला फोटो बायोरिएक्टर का निर्माण किया है। फ्रांसीसी बेकर्स ने दुनिया का सबसे लंबा 140.53 मीटर का बैगवेट तैयार कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत की पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत की महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। विश्व रिले में रूपल, ज्योतिका, पुअम्मा और सुभा की चौकड़ी क्वालिफाइंग हीट में दूसरे दौर में दूसरे स्थान पर रही। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 के एक शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस बार वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें होंगी, जिनके बीच 19 दिन में फाइनल समेत कुल 23 मैच खेले जाएंगे। इस बार वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमें होंगी, जिनके बीच 19 दिन में फाइनल समेत कुल 23 मैच खेले जाएंगे। नाडा ने भारतीय कुश्ती संघ को बजरंग पुनिया के अस्थायी निलंबन के बारे में जानकारी दी। 7 मई तक बजरंग पुनिया को देना होगा जवाब। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज देर रात मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना होगा क्रिस्टल पैलेस से। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही लिवरपूल ने टॉटनहम को 4-2 से दी मात। आंद्रे रुब्लेव ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है। मैक्सिको के सुपर मिडिलवेट चैंपियन मुक्केबाज सॉल कैनेलो अल्वारेज ने अपना खिताब बरकरार रखा है। पेरिस ओलंपिक 2024 के डिजाइन को सार्वजनिक कर दिया गया है। मैक्लरेन के लैंडो नॉरिस ने रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन को हराकर मायामी ग्रां प्री में जीत दर्ज की। अभिनेता अभिषेक बच्चन हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ शामिल होंगे। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी दर्शकों के बीच बेहद पसंद की जा रही है। अजय देवगन की फिल्म मैदान ने 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।